नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और हम लोग जो देख रहे हैं आज के जो टॉपिक में है, भारत का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक पार्ट आता है मुगल काल के बारे में। और ये आपके आगामी सीजीपीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे कि मत्स्य निरीक्षक का है, लैब टेक्नीशियन का है, सहायक परिचालक का है, प्रयोगशाला परिचालक का है, प्यून भर्ती है, चौकीदार भर्ती, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। आप कभी भी ये ना समझे कि सिर्फ ये पीएससी के लिए है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो हर एग्जाम आपके लिए वही रहेगा जो सिलेबस में दिया है। अब जैसे कि सिलेबस में दिया रहता है भारत का सामान्य ज्ञान, तो भारत के सामान्य ज्ञान में मुगल काल भी आएगा, और जो अंग्रेजों द्वारा मतलब प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक, वो सभी चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो देखेंगे मुगल काल, जो कि समय चला है 1526 से लेकर 1857 के मध्य। तो यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखते हैं मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। सर्वप्रथम यही प्रश्न आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो ये रहेगा बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। एक तो क्या है, बाबर सुन्नी मुसलमान थे, है ना। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, जिसके साथ पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी कि ये पद पादशाही की स्थापना की, जिसके बाद से जो जितने भी शासक हुए उन सभी को बादशाह के रूप में कहा जाता था। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, लेकिन उनसे पहले थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बाबर हुए, बाबर के बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उन सभी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि बाबर, सबसे पहले जो आया वो बाबर है। तो बाबर का जो शासनकाल चला है वहाँ 1526 से लेकर 1530 तक, ये 4 वर्षों के लिए मुगल शासक बने, क्योंकि यही जो है मुगल वंश की नींव रखी थी, है ना। तो बाबर का जो जन्म है वहां फरवरी 1483 में हुआ। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन से हैं, एक तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये जो 4 पुत्र हैं वहां बाबर के हैं। बाबर को जो जन्म है वहां फरवरी 1483 में हुआ, और इन्होंने जो शासन किया है वहां 1526 से लेकर 1530 के मध्य किए हैं। 1526 में पहला युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ है, और इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा रहेगा, दूसरा आया हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन चला है ये जो है 1530 से लेकर 1556 चला है। हालांकि हुमायूं के जो बीच के जो कार्यकाल है बहुत ही ज़्यादा खराब गया था, क्योंकि 15 वर्षों तक ये जो है गुमनामी की जिंदगी जिया था। इनका जो जन्म है 29 दिसंबर 1530 को हुआ था। सॉरी, यहाँ पर थोड़े मिस्टेक है, इनका जो जन्म है 1530 को नहीं हुआ था, दरअसल 1530 से इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, या बाद में बता दूंगा आपको। पूर्ण नाम इसका है नसरुद्दीन हुमायूं रहेगा। ठीक, पूर्ण नाम इसका जो है नसरुद्दीन हुमायूं रहेगा। दोस्तों, इसी बीच आया हुमायूं। हुमायूं के बाद जो शासन किया है वहाँ अकबर ने किया है, ये इनके बेटे हैं। लेकिन हुमायूं के दरमियान में हुआ क्या था, ये शेर शाह सूरी आ गया था, जो कि अफगान है। ठीक है, सुर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी। हुआ क्या था कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं के साथ 2 बार युद्ध किए। एक तो है 39 में 1539, और एक बार 1540 की बात है। तो जब दोनों बार हार गए ना, तो हुमायूं जो है दिल्ली को छोड़कर कहाँ चले गए, सिंध चले गए। अब सिंध में जाकर वो 15 वर्षों तक गुमनामी की जिंदगी जिए हैं, और कहते हैं कि इन्होंने जो है 15 वर्षों तक जो सैनिक तैयार किया है, अपने जो सेनापति तैयार किए हैं, उन सब के साथ फिर 1555 में लगभग शेर शाह सूरी के साथ पुनः युद्ध किया, और शेर शाह सूरी को हराया था। उसके बाद ये पुनः मुगल वंश के शासक बन गए। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है अकबर। तो अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1552 को हुआ था, सॉरी 42 को हुआ था, और ये 1556 में इनका जो राज्याभिषेक हो गया था।
अब आप बोलोगे सर इसका तो उम्र बहुत कम है, तो ऐसे ही हुआ था। दरअसल ये जो बैरम खान के संरक्षण में था, अपने माता के संरक्षण में था। हालांकि ये राजा थे छोटे से बच्चा के रूप में, लेकिन इनका जो शासन है, इनका नेतृत्व करना है, वो सभी दूसरे के हाथ में था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो कि 1605 तक चला है। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इनका जो शासन चला है 1605 से लेकर 1627 के मध्य चला है। इनका जो जन्म है 24 अक्टूबर, यहाँ पर फिर से हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, है ना। तो इनका जो जन्म हुआ है, अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा है। हालांकि इसे जैसे कि जहांगीर है, जहांगीर को सीधे तौर पे ना करके ये लोग प्यार से सलीम कह देते हैं। उसके बाद आता है शाहजहां। तो शाहजहां का जो शासनकाल चला है वहां 1627 से लेकर 1657 के मध्य। इनका जो जन्म है 5 जनवरी 1592 को हुआ था, और इनका बचपन का नाम है खुर्रम। बचपन का नाम क्या है? खुर्रम था। फिर आता है औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो समय है वहां 1658 से लेकर 1707 तक चला है, और इनका जो जन्म है 24 अक्टूबर 1618 को। दोस्तों इसके बाद जो है औरंगजेब के बाद और शासक हुए, लेकिन वो उतना प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया जितना यहाँ तक के शासक हैं। हालांकि जो है अंतिम मुगल शासक हुए थे बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 क्रांति तक तो एक्टिव था। उन्होंने भाग भी लिया था दिल्ली से, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ से जब 1857 की क्रांति से वहाँ पर भी हार गए, फिर इसे जो है निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। फिर जाके रंगून में इनकी मौत हो गई थी। 1863 की बात है ये। ठीक है, अब जो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कम से कम 4-5 नंबर का अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? बताना है। कोई ना कोई शासक रहता है जो अपनी साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, इसका मतलब है कि वो पूर्ववर्ती साम्राज्य को नष्ट करेगा। तो यहाँ पर बताना है कि 1526 में जब बाबर ने अपनी मुगल वंश का सत्ता या साम्राज्य स्थापित किया, नींव रखा, तो कौन से ऐसे शासक है जिनको परास्त करके ऐसा कार्य किया था? ऑप्शन है सैयद वंश है, लोदी वंश है, तुगलक वंश है, खिलजी वंश है। क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये रहेगा लोदी वंश रहेगा। ये जितने भी ये वंश है ना, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं, ये सभी सल्तनत काल के हैं, यानी कि 1206 से लेकर 1526 के समय के बीच में इन्होंने शासन किया है, जिसे सल्तनत काल कहा है। दिल्ली पे बैठकर किया है। ठीक है, इनके बारे में हम व्याख्या करके देखते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को, याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किन के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, हार गया और वहां मारा गया। उसके बाद जो है सल्तनत काल का अंतिम राजवंश समाप्त हो गया। फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल शासक बाबर। तो पहला प्रश्न का आंसर यही रहेगा। दूसरा प्रश्न है भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। बताना है भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनाई थी, वह किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? ये रहेगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इसका आंसर सही रहेगा। इन्होंने जो है भारत में पहली बार ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। यहां पर देखते हैं शेर शाह सूरी जो कि अफगान का शासक था। इनका पुराना नाम, इसका जो बचपन का नाम है वह फरीद खान था, फरीद खां था। ठीक है, हुआ क्या था देखो यहां पर अच्छे समझना। जिस समय मुगल काल चल रहा था, हुमायूं वहां पर शासक था दिल्ली पे, है ना। तो उसी समय ये जो फरीद खां है, यानी कि शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं का युद्ध होता है। कहां पर? चौसा का युद्ध के नाम से। और ये 25 जून 1539 को होता है, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। एक युद्ध हुआ। उसके बाद जो है हुमायूं ने जस्ट 1 साल के बाद पुनः आक्रमण किया, जो कि बिलग्राम का युद्ध के नाम से या कन्नौज के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है।
समय था 17 मई 1540 का। शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य पुनः युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हो जाती है। अब जब हार हो गई तो इसके बाद हुमायूं जो है सिंध जाकर 15 वर्षों तक घुमाकर की तरह यहां रहा। यानी कि पहले दिल्ली में था, लेकिन अब हार गया तो कहां चला गया? सिंध में चला गया। सिंध में जाकर वहां पर घुमक्कड़ की तरह रहा और वो अपनी सेना का निर्माण करते रहा। उसके बाद जो है 1555 को पुनः हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है, जिसके बाद पुनः 1555 में मुगल वंश की जो प्रारंभ हो जाता है। तो कभी कभी यही प्रश्न पूछते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं, लेकिन द्वितीय बार मुगल वंश के संस्थापक कौन हुए थे? तो हुमायूं हुए थे। आपको याद भी रखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पानीपत के युद्धों को सुमेलित कीजिए। देखो ये प्रश्न को ना मैंने अपने ढंग से बनाए हैं ताकि आपको याद हो सके कि एक ही प्रश्न में 3 जो पानीपत युद्ध हुए हैं इसके बारे में, साथ ही साथ किसने लड़ा है और किसने जीता है, इसको बारे में ही यहाँ पर मैंने लिखा है। तो आपको बताना है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं से बता रहा हूँ। सुमेलित कीजिए तो तीनों ऑप्शन जो लगा हुआ है बिल्कुल सही है। देखो पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 की बात है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य है, ठीक है। द्वितीय पानीपत का जो युद्ध हुआ था वहां 5 अप्रैल 1556 की बात है। तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था वहां 14 जनवरी 1761 की बात है। इसका मतलब है 1, 2, 3 आंसर सही रहेगा जो कि ए में है, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में। प्रमुख 3 बार जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो ये प्रथम बार जो हुआ था कब की बात है? ये 21 अप्रैल 1526। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पानीपत की युद्ध हुआ था 5 अप्रैल 1556 को। इसका जो युद्ध है वहां अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, देखो अकबर जो है उस समय बहुत ही छोटा था, तो उनके जो सेनापति है, उनके जो संरक्षक है, उनके साथ हुआ। तो विक्रमादित्य के साथ हुआ एक पक्ष में, तो इसका विजय किसके हाथ लगा? अकबर के हाथ में लगा, है ना। अकबर के जो सेनापति है उनके हाथ में लगा। तो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद तृतीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था वहां 14 जनवरी 1761 के मध्य है। और ये जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुए। तो इस प्रकार से पानीपत के तीनों युद्ध को आपको दिनांक सहित उनके विजेता और हारने वाले के नाम के साथ याद रखना है। अगला है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा आते हैं। देखो हम सभी जानते हैं मनसबदारी प्रथा में जो ये किसने चालू किया है? अकबर ने चालू किया था। ये इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का। लेकिन मनसबदारी प्रथा है क्या, इसको तो पहले जानना है। अगर इसी को जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अकबर की देन है। देखो मनसबदारी प्रथा ना मैंने यहाँ पर लिखा है, ये प्रशासनिक, चाहे वहां प्रशासनिक हो या सैन्य व्यवस्था हो, इनसे संबंधित है। मनसबदारी दो शब्द बना है। एक तो मनसब मतलब क्या होता है? मनसब जो है मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या फिर रैंक। जैसे कि अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है या कलेक्टर डिपार्टमेंट में है, जो भी रहता है उसमें है ना, सचिव रहता है, उसके बाद अवर सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, बहुत सारा उसमें रहता है रैंक के हिसाब से। तो यही क्या है? मनसब है। उस समय की बात है, उस समय जितने भी अधिकारी थे, चाहे वहां प्रशासनिक हो या सेना के में हो, है ना, तो उसमें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रैंक था, छोटे से लेकर बड़ा तक, है ना। तो इसी को कहा गया है मनसब। तो मनसबदारी जो प्रथा है यहां अकबर की देन है। अगला है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? कहने का मतलब ये है कि किसके शासनकाल में जो चित्रकला है वो सबसे उच्च स्थान पर रहा, यानी कि चरम स्थान पर रहा, सबसे श्रेष्ठ स्थान पर रहा। तो आंसर आ जाएगा जहांगीर। जहां चित्रकारी की बात आता है तो जहांगीर रहेगा, और जहां स्थापत्य कला की बात आ जाएगा वहां पर शाहजहां रहेगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो चित्रकारी की बात आता है तो फिर जहांगीर रहेगा, क्योंकि देखो
चित्रकारी में जहांगीर को इतना ज़्यादा प्रिय था कि जहां से भी कोई चित्र बनाकर लाता था उसे पसंद करता था, उसे इनाम देता था और उसे अपने पास रखता था उसके चित्र को। तो इसीलिए जहांगीर ने अपने दरबार में कुछ प्रमुख चित्रकारों को रखा रहता था, जिसका नाम क्या क्या है। एक तो है आगा रजा है, अब्दुल हसन है, मोहम्मद नासिर है, मोहम्मद मुराद है, उस्ताद मसूर है, उसके बाद विशन दास है, मनोहर एवं गोवर्धन है, फारूक बेग है और दौलत। ये जितने भी यहाँ पर नाम लिए ना, ये सभी क्या है, चित्रकारी में निपुण थे और ये सभी जहांगीर के दरबार में रहते थे। तरह तरह के चित्रों का निर्माण करते थे, खासकर से पक्षियों का, है ना, पक्षियों का जो है चित्र निर्माण करते थे। और यहाँ पर है जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया है, एक चित्रणशाला की स्थापना किया है। छठवां प्रश्न है सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करना है, एक तरफ है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है और एक तरफ है शासक है। मैंने बताया था बाबर जिनका समय क्या है 1526 से लेकर 1530 तक चला है इनका शासन, और इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। तो हर वर्ष इन्होंने युद्ध लड़ा है। तो पहला जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आपको बताना है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है, उस तरफ है शासक। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वहां इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था बाबर का, ये तो सही है। उसके बाद जो है 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध है 1528 में हुआ था, जो कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। फिर आते हैं 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और अफगानों के विरुद्ध हुआ था। तो ये हुआ 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा, जो कि सुमेलित सही है। ठीक है। सातवां प्रश्न है आत्मकथा एवं लेखक में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो, ये जो है मुगल काल की कुछ आत्मकथा का नाम है और एक तरफ है उनके लेखकों के नाम है। तो आपको ये देखना है कि कौन से आत्मकथा है जिनके लेखक में सुमेलित नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन में क्या है, हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं ने लिखा है। दूसरा है तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर ने लिखा है। तीसरा है तुजुक ए जहांगीरी, जो कि जहांगीर ने लिखा है। और एक है शाहजहांनामा, जो कि मोहम्मद सालेह ने लिखा है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब आएगा वहां पहला नंबर रहेगा, जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं नामा लिखा गया, लेकिन इनका जो लेखक है वहां हुमायूं ने नहीं लिखा है, बल्कि गुलबदन बेगम है ना, गुलबदन बेगम ने लिखा है। बेगम रहेगा, बेगम इन्होंने लिखा है। तो ऐसा रहता तब सही रहता, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन रहेगा जो कि सुमेलित नहीं है। और बाकी जैसे कि तुजुक ए बाबरी और बाकी जैसे कि तुजुक ए बाबरी, ये जो है बाबर ने लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखा है। और शाहजहांनामा, जो कि मोहम्मद सालेह ने, इन तीनों ने जो है लिखा है, लेकिन हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। आठवां प्रश्न है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि हम सभी को पता है महाभारत है ना, तो इनका जो है अकबर के समय में फारसी में अनुवाद किया था। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या रखा गया था। इकबाल नामा है, रज्मनामा है, अकबरनामा है या सकीनत उल औलिया है। इसका जो आंसर जाएगा रज्मनामा रहेगा। बहुत ही अच्छा दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। ये जो है रज्मनामा, इसका अगर हिंदी में देखें तो फिर युद्धों की पुस्तक कहा गया है, युद्धों की पुस्तक कहा गया है। यहां पर देखे थे ये तो क्या है, किनके शासनकाल में लिखा गया है, अकबर के शासनकाल में। लेकिन एक चीज और याद रखना, एक शासक हुए थे मुगल काल का शाहजहां, इनके शासनकाल में उपनिषदों का भी अनुवाद किया गया था फारसी में। और क्या नाम दिया गया था, सर्र ए अकबर, सर्र ए अकबर के नाम से दिया गया था, जिनका हिंदी में देखा जाए तो फिर महान रहस्य के नाम से जाना गया है।
9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, बताना है। मैंने बताया था ना अभी, औरंगजेब तक हम लोगों ने देखा है, लेकिन उनके बाद जो है जानकारी मिलता है, लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं मिलता। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो आंसर आ जाएगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ये दोनों नाम एक ही है। ये जो है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इसे दिल्ली से निर्वासित कर दिया था। देखो 1857 से पहले ये सिर्फ वेतन भोगी था कि वेतन के हिसाब से पलता था, बस इससे बाहर कुछ नहीं था। लेकिन 1857 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कर दिया, जिसके बाद हारने के बाद इसे दिल्ली से भी निर्वासित करके भेज दिया। कहाँ, रंगून में। और वहीं पर जो है 7 नवंबर 1862 को इनका निधन हो गया। रंगून कहाँ पर है, बर्मा में है। अगला है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भू राजस्व व्यवस्था अकबर के समय में किनके पास था, तो ये रहेगा टोडरमल रहेगा, टोडरमल। और ये जो टोडरमल नीति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है टोडरमल अकबर के जो दरबार में 9 रत्न थे, इसमें से ये प्रमुख रत्न थे टोडरमल, ठीक है, जो सिर्फ भू राजस्व के बारे में ही देखा करते थे। 11वां नंबर का प्रश्न है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था। अब देखो होता क्या है, जैसे कि ये हमारा देश है, ठीक है, ये अब ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर यहाँ से पंजाब होकर पहुँचता है। जब बाबर आया तो इसी तरफ से रास्ते में आया और ये हमारे देश यानी कि अब के जो देश है भारत देश, इसमें पंजाब में पहुंचा। अगर यही चीज पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो फिर पाकिस्तान में पहले पहुंचेगा, इधर सिंध है, बलूचिस्तान है वगैरह में, है ना। लेकिन अब ये कट गए हैं और सिर्फ भारत के संदर्भ में पूछा गया है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर क्या आ जाएगा, पंजाब आंसर सही रहेगा। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वहां कब लड़ा गया था, बताना है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, 1576 में लड़ा गया था। देखो जो समय है वहां 18 जून 1576 को एक तरफ है महाराणा प्रताप हुए और एक तरफ है मुगलों के मध्य हुआ था, है ना। एक तरफ है महाराणा प्रताप और एक तरफ है मुगलों के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, आपको याद रखना है। शिवाजी और मुगल ये दोनों के बीच हमेशा युद्ध रहता था, लेकिन शिवाजी और मुगलों के मध्य एक संधि हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा विख्यात है, जिनके माध्यम से एक दूसरे का जो किला है या एक दूसरे का जो गढ़ है उसे आदान प्रदान किया गया, और ये है पुरंदर, पुरंदर की संधि से है। यहाँ पर देखते हैं शिवाजी है और मुगलों के सेनापति जय सिंह के मध्य 11 जून 1665 को, है ना, 11 जून 1665 को संधि हुआ, जिसके हिसाब से किलों का स्थानांतरण किया गया। शिवाजी ने मुगलों के 23 किलों को वापस किया है और मुगलों ने शिवाजी के 12 किलो को वापस किया है, ठीक है। और उस समय मुगल शासक कौन थे, औरंगजेब, औरंगजेब का शासन चल रहा था। अगला है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपोल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। देखो ये जो है किनके बारे में कहा गया है, हुमायूं, क्योंकि हुमायूं के बारे में बताया था 1539 और एक है 40। यहाँ पर दोनों युद्ध हार गया। यहाँ पर दोनों युद्ध हारने के बाद ये क्या है, 15 वर्षों के लिए कहाँ चला गया, सिंध चला गया, जो कि एक घुमाक्कड़ की तरह रहा। फिर जाके 1555 में फिर युद्ध किया, तब विजय हुआ। तो उनके शासनकाल का जो समय है वहाँ उतना ढंग से था ही नहीं, क्योंकि ये तो कहाँ चला गया था, घुमक्कड़ की तरह घूम रहा था। तो इसीलिए कहा गया है इनके जीवन भर यहाँ ठोकर खाते गया और अंत में मर गया, क्योंकि ये जो है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, सीढ़ी पर, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुआ था। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि चौसा का युद्ध जो हुआ था उसमें हार गया, फिर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था जिसमें हार गया। उसके बाद 15 वर्षों तक घुमक्कड़ की भांति यहाँ जी रहे थे। पुनः 1555 में युद्ध किया और जीत गया और दिल्ली में बैठा, लेकिन एक साल के बाद वहां अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मर गया। तो इनका आंसर हुमायूं रहेगा।
कौन सा मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, तो ताजमहल जब आगरा में है तो यहाँ पर क्या बोला गया है? मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। कौन से ऐसे मकबरा है जिसे देखने पर लगता है कि ये हुबहू ताजमहल जैसा है? तो आंसर आ जाएगा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा भी ताजमहल के समान है। ये कहाँ पर है? देखो, ये जो है औरंगजेब ने निर्माण कराया था और कहाँ पर है अभी? छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में यहाँ स्थित है। 16 नंबर का प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? यानी कि कौन से ऐसे बादशाह हुए, कौन से ऐसे मुगल सम्राट हुए जिनके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति होते थे? तो ये आंसर रहेगा औरंगजेब रहेगा। ठीक, औरंगजेब जिनके समय में सर्वाधिक रूप से हिंदू सेनापति होते थे। अगला है, कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? बताना है कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं जहांगीर विलियम हॉकिंस है, अकबर है, सर टॉमस रो है, शाहजहां है, टेवनियर से है, औरंगजेब है, बर्नियर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक तरफ शासक है और एक तरफ है उनके समय में आया हुआ अंग्रेज अधिकारी या फिर विदेशी नागरिक है। तो ये सुमिलित नहीं में आ जाएगा, अकबर रहेगा, क्योंकि सर टॉमस रो अकबर के शासनकाल में नहीं आया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आए थे जो कि 1608 में, और ये सूरत में उतरा था। ठीक है, और उसी के शासनकाल में पुनः 18 सितंबर 1615 को कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। ठीक है, उसके बाद है शाहजहां। तो शाहजहां के दरबार में जिन बपतिस्ते, उसके बाद टेवनियर है ना, एक जौहरी था जो कि शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आया था और ये 6 बार आया था। इनके मतलब इन दोनों के शासनकाल में 6 बार इनका आगमन हुआ था। उसके बाद आता है औरंगजेब। तो औरंगजेब के दरबार में बर्नियर को, जो एक चिकित्सक था, एक दार्शनिक था, ये आया था औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया है? अकबर ने। किस वर्ष से प्रारंभ किया है? 1582 में। दीन ए इलाही का यहाँ प्रधान पुरोहित अकबर था, एक धार्मिक था, है ना। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले, ये प्रश्न को आपको याद रखना है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो बीरबल रहेगा। बीरबल ने अंतिम ढंग से यहाँ स्वीकार किया था। अगला है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? जैसे कि हम शेर शाह को महान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्या वो सिर्फ हुमायूं को हराकर जीता था इसलिए है? गलत। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है प्रशासनिक सुधार किए थे, इसीलिए जो है इनको क्या बोलते हैं? महान कहा गया है। शेर शाह को महान कहा गया है। देख लेते हैं क्या प्रशासनिक सुधार किया था। इन्होंने जो है अपने समय में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। खासकर से जो चांदी के सिक्के हैं इन्होंने प्रथम बार चलाया था। ठीक है, और इन्होंने ही कोलकाता से लेकर श्रीनगर तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, और इन्हीं के समय में जो भूमि नाप की व्यवस्था छड़ी पद्धति किया था, यानी कि पहले नापने के लिए कुछ अलग था, लेकिन अब जो है छड़ी पद्धति का जो विकास किया है ये शेर शाह सूरी की देन है। तो इस तरीका से देखी जाए तो फिर इन्होंने जो प्रशासनिक सुधार बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। ठीक है, अब दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? बताना है मुगल काल जब अपने कार्य करता था तो कार्यक्रम में यह कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, यानी कि अपनी राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन यहाँ पर है उर्दू, हिंदी, अरबी और फारसी। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।